जब दो पार्टनर में एक दूसरे के साथ नहीं बनती है और बनती नहीं है, दोनों इनकम्पैटिबल होते हैं, मतलब कंपेटिबिलिटी दोनों उन दोनों की एक साथ में नहीं होती है, और फिर वो सोचते हैं कि कहीं ना कहीं ऐसी कुछ गलतियां हो गई हैं एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर से कि उन गलतियों को क्षमा करना असंभव जैसी चीजें हैं, यानी कि वो गलतियां स्वीकार करने योग्य है ही नहीं। अब ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति जो है, ये जब ऐसे लगता है कि हाँ अब हम दोनों साथ नहीं रह सकते हैं और अब अलग हो जाना चाहिए, या एक पार्टनर चाहता है और दूसरा पार्टनर साथ में नहीं रहना चाहता है, तो ऐसी परिस्थिति जब आती है तो एक ही दिमाग में ऑप्शन आता है कि इस व्यक्ति से तलाक लिया जाए। और तलाक लेने के लिए जैसे ही तलाक के मन में आपके विचार उत्पन्न होते हैं, तब आपके मन में यह भी आता है कि मुझे जब मैं तलाक दूंगा तो हो सकता है मुझे एलिमनी देनी पड़ जाए, हो सकता है मुझे मेंटेनेंस देना पड़ जाए, हो सकता है कोर्ट मुझे पैसा बांध देने के लिए कहे, तब आप जो है पीछे हट जाते हैं कि भाई मैं तलाक नहीं दूंगा। तो मैं आज आपसे ये बताना चाहूंगा कि अगर आपकी आपके पार्टनर की बहुत ही बड़ी गलती है, उस गलती को क्षमा करने योग्य वो है नहीं, और ना ही वो क्षमा किया जा सकता है, और ऐसी परिस्थिति में तलाक लेना इतना जरूरी है कि अगर सही जीवन जीना है, यानी कि जो अब तक जीवन खराब होना था वो तो हो गया, लेकिन अगर भविष्य में सही जीवन जीना है तो इस व्यक्ति से मुझे अलग होना बहुत जरूरी है। क्योंकि आज के समय में परिस्थिति ऐसी आती है कि जो व्यक्ति, एक पार्टनर सही है एक पार्टनर गलत है, तो फिर क्या होता है कि वो व्यक्ति, आजकल आपने देखा है कि कहीं किसी का मर्डर करवा दिया जा रहा है, किसी को रास्ते से हटाने के लिए क्या तरीके पैंतरे अपनाए जा रहे हैं। तो उन सभी पैंतरों से अपनाने से बेहतर है कि आप सेपरेट हो जाएं, अलग हो जाएं, अब उसको अपना जीवन जीने दें और आप खुद अपना जीवन जिएं। तो ऐसी परिस्थिति में जहां पर ये चीजें आती हैं कि भाई एलिमनी देनी पड़ेगी कि नहीं देनी पड़ेगी, मेंटेनेंस देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा, तो आज मैं आपको इन सभी जवाबों से आपको पूर्णता मतलब सेटिस्फाइड कर दूंगा। दूसरा, फ्री में आपके लिए जो डाइवोर्स का है, यानी कि जो डाइवोर्स पिटीशन दायर करेंगे, आप किस तरीके से डाइवोर्स पिटीशन दायर करना है वो भी बता दूंगा आपके लिए। और छोटी मोटी चीजों के लिए आप डाइवोर्स के लिए ना जाएं। अगर छोटी मोटी गलतियां अगर हुई एक दूसरे से, तो उन सब चीजों को माफ किया जाए और एक दूसरे के साथ रहा जाए। लेकिन अगर गलती बहुत बड़ी है, ब्लंडर है और उनको संभालने योग्य है नहीं, संभल सकती नहीं, और ये व्यक्ति भी सुधर नहीं सकता है, तब ऐसी परिस्थिति में आपके लिए डाइवोर्स ही एक लास्ट ऑप्शन होता है, जो कि हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13 में पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। अब मैं बात करूं फ्री की, तो मैं आज आपको यही बताऊंगा कि डाइवोर्स अगर एक व्यक्ति की ऐसी गलतियां हैं जिनको आप साबित कर सकते हैं और बिल्कुल सहनीय है नहीं, तो आप फ्री में भी डाइवोर्स ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको मेंटेनेंस देना पड़े, एलिमनी देनी पड़े, ऐसे भी नहीं है। ऑनेबल कोर्ट का लेटेस्ट जजमेंट है 2025 का, जिसका जिक्र मैं पहले पूर्व एक वीडियो में भी कर चुका हूं। आज फिर से मैं कर रहा हूं कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डाइवोर्स मिल जाएगा, और बिल्कुल किसी प्रकार से आपको कोई एक रुपया तक उस व्यक्ति को नहीं देना है। बस शर्त है कि आपको उस व्यक्ति को गलत साबित करना है कि हाँ वो व्यक्ति गलत है, मेरे जीवन उसने तबाह कर दिया है, खराब कर दिया है। ऐसी परिस्थिति अगर आपके सामने आती है तो आपको आज मैं एक जजमेंट भी बताऊंगा और वो प्रक्रिया भी बताऊंगा कि किस तरीके से आप ऐसे व्यक्ति से अलग हो सकते हैं। सबसे पहले मैं इस वीडियो को शुरू करने से पहले ये बताना चाहूंगा कि आप जो है डाइवोर्स का केस छोटी मोटी बात पर ना डालें। फॉर एग्जाम्पल, अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने ही एक ऐसा जजमेंट, एक ऐसा केस आया कि पति वो सिर्फ ये कह रहा है कि सर वो खाना बनाकर नहीं देती है मुझे। तो अगर खाना ना बनाने के ऊपर आप डाइवोर्स देंगे तो कहीं ना कहीं डांट फटकार तो आप खाएंगे। इसीलिए ऐसी छोटी मोटी चीजों पर बिल्कुल भी न्यायालय में ना जाएं। आप सिर्फ और सिर्फ कोई बड़ी अगर सामने आपकी परिस्थिति है, ऐसी गलती है जो क्षमा करने योग्य नहीं है, तभी आप डाइवोर्स के लिए ऑनेबल कोर्ट का रुख करें। अदरवाइज घर बैठे कुछ ना करें, थोड़ा समय दें, समझाएं एक दूसरे व्यक्ति को, और समझकर अगर चीजें ठीक हो जाती हैं तो न्यायालय तक आने की आपको आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। आप वहीं पर अपना केस सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं एलिमनी जैसी चीजें के लिए। देखिए, अगर आपके पास ऐसा कोई ट्रू एविडेंस है जिससे कि आप अपने पार्टनर को गलत साबित कर सकते हैं, तो आप उस एविडेंस को लगाकर आप डाइवोर्स का केस पिटीशन फाइल करें। अब ये कौन बताएगा कि आपके पास जो एविडेंस है वो सही है, सक्षम है, यानी कि कहीं ना कहीं आपको डाइवोर्स दिलाने में कामयाबी मिल जाएगी या नहीं मिलेगी, कौन बताएगा? या आपके वकील साहब बताएंगे, या फिर आप दिए हुए नंबर पर हमें संपर्क करते हैं, हम भी आपको बता सकते हैं इसीलिए। अब एलिमनी बात करते हैं। एलिमनी देखो कब दी जाती है, जब आप दोनों म्यूचुअली डाइवोर्स लेते हैं, यानी कि दोनों रजामंदी से आप कहते हैं कि साहब ठीक है, इसने 4 लाख मांगा, मैं 3 लाख दे रहा हूं और इसको सेटलमेंट कर दिया जाए,
तो ऐसी परिस्थिति में आपको पैसा लेकर देकर जो है वो सेटलमेंट कर दिया जाता है। ऐसे समय पर आपको ये एलमनी हो गई, यही परिस्थिति है जो आपको एक वन टाइम पेमेंट आपने कर दिया। ये कब हुआ? जब आप उसको एडमिट किया, आपकी कंसेंट हुई कि हाँ भाई ठीक है, पैसा हम देने तैयार हैं, तब ये चीजें हुई। अन्यथा कोर्ट आपको बर्डन नहीं करेगा, कोर्ट जबरदस्ती आपसे नहीं करेगा कि नहीं दो। उसको लगेगा कोर्ट सेटिस्फाइड है कि हाँ इसके द्वारा लगाए हुए एविडेंस जो है वो पर्याप्त हैं तलाक देने के लिए, तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डाइवोर्स मिलेगा, क्योंकि वो व्यक्ति आपके साथ रहने योग्य नहीं है अकॉर्डिंग टू लॉ। ऐसा न्यायालय या कोर्ट कहता है कि भाई कि आपको जो डाइवोर्स लेने के लिए आपके पास ग्राउंड है वो सफिशिएंट है। अगर कोर्ट सेटिस्फाइड हो जाता है तो कोर्ट आपको डाइवोर्स ग्रांट कर देगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। अब ऐसे बहुत सारे ऐसे भी कुछ केस देखे गए हैं, रेयर देखे गए हैं, जहां पर कि कोर्ट ने डाइवोर्स भी अलाउ कर दिया और कुछ अमाउंट भी फिक्स कर दिया कि भाई इतना अमाउंट दे दीजिए और डाइवोर्स आपको मिल जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में कोर्ट भी कहीं ना कहीं ये चीज देखता है कि भाई लड़की अगर अलग हो रही है तो कुछ उसका ही बनता है, तो कोर्ट हो सकता है कंडीशनल आपको डाइवोर्स दे दे और कंटेस्टेड दे दे, यानी कि एक तरफा दे दे और कंडीशनल दे दे कि भाई इतना अमाउंट दे दोगे तो आपका डाइवोर्स ग्रांट माना जाएगा। अब ये बात आ गई एलिमनी की। अब बात करते हैं मेंटेनेंस की। मेंटेनेंस देखो, मेंटेनेंस एक अपने आप में सेपरेट मुकदमा है, डाइवोर्स से कोई मतलब नहीं है। डाइवोर्स होने के बावजूद भी आपकी पत्नी आपसे मेंटेनेंस ले सकती है, उसका पूरा अधिकार है सेक्शन 125 सीआरपीसी या फिर 144 बीएनएसएस के तहत। इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। अब आपकी पत्नी किसी प्रकार से आपने जो डाइवोर्स लिया है उसका ग्राउंड अगर एडल्ट्री है, तो आपकी फिर पत्नी जो है वो मेंटेनेंस की आपसे हकदारी नहीं होगी, अगर डाइवोर्स क्रूअल्टी और एडल्ट्री के आधार पर ग्रांट हो गया है तो। ऐसे तमाम ग्राउंड हैं जिन पर आप बताएंगे। हालांकि मैं अगर चीज बताता रहूंगा तो लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए शॉर्ट में मैं खत्म करना चाहता हूं। अब ये चीज मैंने बताती आपको कि आप किसी प्रकार से एलिमनी या फिर कोई भी मेंटेनेंस आपको नहीं देंगे, कब? जब आपके पार्टनर की गलती आप प्रूव कर देंगे हाँ ये गलती है तब। अब बात करते हैं लेटेस्ट जजमेंट की, जो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का है और 2025 का है, जिसका जिक्र मैं पूर्व में एक वीडियो में भी कर चुका हूं। और इस ग्राउंड पर जो है अधिकतर लोग जाते हैं डाइवोर्स लेने के लिए, और अगर ये बात सही है और ऑनरेबल कोर्ट को जो है अगर आप सेटिस्फाइड कर देते हैं तो आपको डाइवोर्स 101% मिल जाएगा। वो ग्राउंड क्या है? उस ग्राउंड का नाम है डिजर्शन, यानी कि सेपरेट रहना। 1 साल से अधिक की अवधि अगर हो जाती है और आप एक दूसरे से अलग हैं तो ये ग्राउंड जो है वो डिजर्शन का कहलाता है, जिस आधार पर आप डाइवोर्स ले सकते हैं। इसी आधार पर पूरा ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जो मैं आपको बता रहा हूं, 2025 का है, 15 दिसंबर 2025 का ये जजमेंट है। और इस जजमेंट में क्या कहा गया है मैं शॉर्ट में आपको बताना चाहूंगा कि सन 2000 में शादी होती है, 2001 में वो अलग हो जाते हैं, 2003 में फिर पति के द्वारा डिजर्शन के ग्राउंड पर, क्योंकि पत्नी रहना नहीं चाहती है, उसने एक बार लीगल नोटिस भेजा, लीगल नोटिस भेजने के बाद भी वो पत्नी नहीं आती है तो फिर पति के पास लास्ट ऑप्शन ये बता है कि वो डाइवोर्स का मुकदमा फाइल करे। और उसके बाद उसने 2003 में जो है डाइवोर्स डिजर्शन ग्राउंड पर डाइवोर्स का मुकदमा फाइल कर दिया। 2006 में डिसीजन आया तो डिसमिस कर दिया, क्योंकि एस्टैब्लिश नहीं कर पाया पति की डिजर्टेड है या नहीं है वो। उसके बाद फिर उसने ऑनरेबल हाई कोर्ट में फाइल किया। ऑनरेबल हाई कोर्ट में भी ये बात प्रूफ नहीं कर पाया कि हाँ ये चीज़ है कि डिजर्टेड है वो पत्नी और अलग रह रही है, बिना किसी कारण के रह रही है। उसके बाद वो वहाँ से भी हाई कोर्ट में भी डिसमिस हो गया सन 2010 में। और उसके बाद 2025 में 2011 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया। और फिर उसके बाद 2025 में निर्णय आया, और निर्णय आने के बाद जो है ये पता लगे कि ये मतलब जहाँ पर ऐसे रिश्ते हो जाते हैं जैसे शादी हो जाती है कि भाई वो अनवर्केबल है, वो शादी रह ही नहीं रहे हैं एक दूसरे के साथ में, सन 2001 से अलग रह रहे हैं और 2025 तक काफ़ी समय हो गया है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर पति पत्नी बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ कागजों पर रह गए हैं, बाकी और उनका कोई अस्तित्व नहीं है, तो ऐसी अनवर्केबल शादी को मतलब खत्म करना ही न्यायोचित रहेगा। तो ऐसी परिस्थिति में सेक्शन आर्टिकल 142 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी शादी को बिल्कुल रद्द कर दिया। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि पति पत्नी का संबंध तभी है जब आप साथ रहते हैं। अगर साथ नहीं रहते हैं तो फिर देखिए कोई पति पत्नी वाली बात नहीं है, फिर तो आपका तलाक होना निश्चित है।
इसलिए मैं कहता हूँ शादी अगर आपने करी है तो फिर एक से दूसरे के साथ रहिए। अलग रहकर आप मुकदमेबाजी करोगे, लड़ाई झगड़ा करोगे, तो कहीं ना कहीं कोर्ट भी आपको एंटरटेन नहीं करेगा, वो भी नहीं चाहेगा, कोर्ट भी नहीं चाहेगा कि आप जो है अलग रहें एक दूसरे से। आप साथ रहिएगा, यथास्थिति मतलब शांति बनाकर रखिएगा और एक दूसरे के साथ रहिएगा। अलग रहोगे तो एक दिन ना तो एक दिन आपका डाइवोर्स होना तय है, तलाक होना तय है। इसीलिए अगर आपका भी अगर केस कुछ ऐसा ही है जहां पर अनवर्केबल शादी है और शादी सिर्फ नाम की रह गई है और कोई इस रिश्ते में कोई दम नहीं है, कोई जान नहीं है, ना कोई एक दूसरे के साथ पार्टनर रहना चाहता है, तो ऐसी परिस्थिति में आप इस जजमेंट का हवाला दे सकते हैं और अपने केस में लगाकर जजमेंट की कॉपी और आपको डाइवोर्स मिल जाएगा। यही कहना चाहूँगा। अगर आप नए हैं सब्सक्राइब करिएगा और शेयर जरूर करिएगा ताकि और भी लोग समझ सकें, क्योंकि अधिकतर लोग जो हैं वो इस स्टेप को लेने में बहुत संकोच करते हैं, नहीं कर पाते हैं। इतने कहना चाहूँगा। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद।